नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ कैपिटल आईएएस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कैपिटल आईएएस। आज हम वापस से आ गए हैं आपके सामने एक बहुत ही ज्यादा बर्निंग टॉपिक लेकर के। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में प्लीज एक्सेप्ट कर लिया है बहुत सारे लोगों का जो कि अपने पेटिशंस फाइल कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट। आप जानते हैं राजीव कुमार, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ही इज अबाउट टू बी रिटायर्ड इन फेब्रुअरी। तो आप देखिए फेब्रुअरी में वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं और अभी से तहलका मच गया है कि भाई क्या होगा आगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को या फिर इलेक्शन कमिश्नर्स को किस तरीके से अपॉइंटमेंट दी जाएगी, क्योंकि इनके अपॉइंटमेंट के लिए जो नया लॉ आया है लोगों के अनुसार वो नया लॉ सूटेबल नहीं है। क्या है इसकी डिटेल स्टडी, इसका बैकग्राउंड क्या है, जो नया लॉ आया है वो कैसे निकल करके आया है, उससे पहले क्या कोई लॉ था या नहीं था, ये सारी चीजें जानेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस के बारे में जानेंगे, टेन्योर क्या है, रिमूवल कैसा है, सर्विस क्या है। तो ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो बट लॉन्ग इनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस, सो दैट इसके बारे में आगे बहुत सारी न्यूज जो अपकमिंग आने वाली है आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट टेक्स अप प्लीज चैलेंजिंग अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड ईसी। जब भी मैं बात कर रही हूं सीईसी की आप समझेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जब भी मैं बात कर रही हूं ईसी की तो आप समझेंगे इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारे न्यूज बने हुए हैं। स्टार्ट करें उससे पहले आप एक सवाल देखिए। यह सवाल 2017 में पूछा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक 5 मेंबर की बॉडी है, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है डिसाइड करता है इलेक्शन शेड्यूल फॉर बोथ जनरल इलेक्शन के लिए भी और बाई इलेक्शंस के लिए भी। ठीक है, जनरल इलेक्शन जो है, आम चुनाव जो है, जनरल इलेक्शन के लिए भी और बाई इलेक्शंस के लिए भी कौन रूल्स रेगुलेशन स्पेसिफाई करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और तीसरा है कि इलेक्शन कमीशन सारे के सारे जो झगड़े हैं, जो दो पार्टीज आपस में भिड़ गई या दो पार्टीज आपस में मर्ज हो गई, तो ऐसी जो है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है इलेक्शन कमीशन। इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। इसके करेक्ट आंसर पे हम आएंगे वीडियो के अंत में, लेकिन जानने वाली बात अभी क्या है कि आप इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड न्यूज पढ़ रहे हैं और न्यूज के पीछे बैकग्राउंड भी पढ़ रहे हैं। बैकग्राउंड पढ़ने के बाद लास्ट में जब हम ये क्वेश्चन को टैकल करेंगे तो इसका आंसर मैं नहीं आप देंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे कंटेंट के ऊपर। आप देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके अपॉइंटमेंट, उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस, कितने साल वो अपने ऑफिस में बैठ सकते हैं, इसके लिए एक एक्ट आया 2023 में। लेकिन इसकी डिटेल स्टडी कुछ और है, वो मैं आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से समझा रही हूं। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि हम यहां पे इसी कानून के साथ में बैटल कर रहे हैं। हुआ क्या कि आज के डेट में आप देखिए एक बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बॉडी है, संविधान के आर्टिकल 324 से इसको वैधता मिलती है, इसको वैलिडिटी मिलती है। आज के डेट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसमें हमारे पास हम देखते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, मैं बता रही हूं दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स ही हैं, लेकिन ऊपर वाला चीफ है और नीचे वाले चीफ नहीं है। लेकिन इन दोनों के, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रही हूं, ध्यान देंगे इस पे, इन दोनों के पावर में कोई डिफरेंस नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स के पास सिमिलर पावर होती है। ठीक है, बस सिमिलर पावर होती है। डिफरेंस क्या होता है, उनके हटाए पद से अगर हटाए जाने का, रिमूव किए जाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाकी पावर सिमिलर, ऐसा नहीं है कि चीफ लग गया और जो है चीजें चेंज हो गई, नो। तो भारत में आज की डेट में इस बॉडी में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। तो टोटल ईसीआई में कितने लोग हो गए भाई, 3 लोग हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। आर्टिकल 324 के तहत इसको क्या होता है, वैधता मिलती है। अब यहां पे देखिए कि इन 2 लोगों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आप सोचिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं हम,
वो बॉडी जो सारे इलेक्शंस, आपके यूनियन लेजिस्लेचर का इलेक्शन, बाकी आपके स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन, लोकल इलेक्शंस ये नहीं कराती है। लोकल इलेक्शन जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं वो कराते हैं, मतलब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत बड़े बड़े, सबसे बड़े बड़े इलेक्शंस ये अपने होल्ड कराती है। तो ऐसी बॉडी का जो कमिश्नर होगा, ऐसी बॉडी का चीफ कमिश्नर होगा, वो कितना बड़ा पद है और कितनी हाई उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो भाई अगर अकाउंटेबिलिटी हाई है, पद हाई है, तो उसको चयन करने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो भाई आप देखिए कि संविधान ने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन ने सिंपली कह दिया कि पार्लियामेंट को हम पावर दे रहे हैं, पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज। पार्लियामेंट लॉज बनाएगी रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग लॉज बनाएगी भाई? तो पार्लियामेंट लॉज बनाएगी रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कैसे करना है? रिगार्डिंग टेन्योर, ठीक है, रिगार्डिंग रिमूवल, सो ऑन सो फॉर, ये सारे लॉज जो है ऑफ सीईसी एंड ईसी। तो इन लोगों के लिए लॉ कौन बनाएगा भाई? पार्लियामेंट बनाएगी। लेकिन आप देखते हैं कि 2023 तक, ठीक है, 2023 तक हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई लॉ बन करके नहीं आता है, ठीक है, कोई लॉ नहीं आया बन करके। यहां पे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ध्यान देने वाली क्या है कि जब कोई प्रोसीजर आया ही नहीं, तो आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे जो पावर्स हैं वो तो पार्लियामेंट को दे दिए, पार्लियामेंट ने लेकिन कोई ऐसा लॉ निकाला ही नहीं, तो अपॉइंटमेंट कैसे होगा? और अगर ये अपॉइंटमेंट हो रहा है तो यानी कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम ऐसे अपॉइंटमेंट पे आंख बंद करके और इतने बड़े पद के अपॉइंटमेंट पे आंख बंद करके विश्वास तो कर नहीं सकते। तो यही आर्टिकल जो सामने आया है आज, सबसे बड़ा राइजिंग मुद्दा यही है कि अनूप जी ने, ठीक है, अ पर्सन नेम्ड अनूप, उन्होंने पिटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, बोला है कि केस फाइल किया है, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस इसको बनाया जाए। तो अब आप देखिए कोर्ट ने कहा कि भाई ये बात तो सही है, ट्रांसपेरेंट तो नहीं दिख रहा है। कोर्ट ने यहां पे क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट सबसे पहले क्या करेगा, पार्लियामेंट को एक प्रोसीजर बनाना होगा, ठीक है। अब पार्लियामेंट ने इसने बेसिकली क्या किया कि पार्लियामेंट को बोला कि तुम एक बॉडी बनाओ और तब तक अपॉइंटमेंट करो जब तक कि तुम एक लॉ नहीं बना सकते। और बॉडी क्या बना करके दी? एक कमिटी जिसका नाम है सेलेक्ट कमिटी। सेलेक्ट कमिटी बना करके दिया। और जुडिशरी क्या बोलती है? जुडिशरी बोलती है कि इस सेलेक्ट कमिटी में वे लोग बैठेंगे जो लोग बेसिकली हमारे सीईसी और ईसी का चयन करेंगे। कौन कौन बैठेगा इसमें? सबसे पहले इसके कॉम्पोजिशन को देख लेते हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दूसरे नंबर पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी का लीडर, लोकसभा में जो है लीडर वो होगा एक मेंबर, और एक मेंबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ये ऐसा सेलेक्ट कमेटी बैठाया, सेलेक्ट कमेटी काम करने लगी। लेकिन फाइनली 2023 में पार्लियामेंट को जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है लॉ बनाने के लिए, फाइनली 2023 में पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया और सेलेक्ट कमेटी ही रखी। बोला कि हम कोई चेंजेस नहीं ले आएंगे, हम भी सेलेक्ट कमेटी ही यूज करेंगे इसका अपॉइंटमेंट करने के लिए। लेकिन हमारे सेलेक्ट कमेटी में डिफरेंस क्या होगा कि हम रखेंगे सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी को, फिर हम रखेंगे हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा। लेकिन सीजेआई को हम नहीं रखेंगे। हम सीजेआई के जगह पे एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को रख देंगे, बी इट एनी मिनिस्टर, लेकिन एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हो। अब भाई लोगों को इसी बात पे लोग बवाल कर रहे हैं कि ये यूनियन में ये तो फेवरेटिज्म हो गया ना। अब तो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहेगी, जिसको चाहेगी उसको अपॉइंट करेगी, तो डोमिनेंट हो गया ना। लेकिन इसका एक काउंटर ये भी है कि जब लॉ बनाने का अधिकार लेजिस्लेचर को है,
तो जुडिशरी इसमें क्यों दखल अंदाजी कर रही है? आप देखिए, आप जानते हैं कि एक लेजिस्लेचर होता है, एक एग्जीक्यूटिव होती है और एक होती है जुडिशरी। लेजिस्लेचर को पूरा का पूरा पावर है, भाई बना दिया सिलेक्ट कमेटी। इन्होंने क्या कहा जस्टिफिकेशन देने के लिए कि भाई हमने बना दिया, हमारे पास पावर है, वी हैव मेड द सिलेक्ट कमेटी, वी हैव इवॉल्व द सिलेक्ट कमेटी। लेकिन जुडिशरी में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई कि सीजेआई को हटा दिया। अब भाई यूनियन कैबिनेट, एक मिनिस्टर आके बैठेंगे, तो किसी भी केस में अगर एक व्यक्ति को बनाना ही बनाना है और इन्होंने सपोर्ट कर दिया, इन्होंने सपोर्ट कर दिया, तो ये ना कह के भी क्या कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मुद्दा है। खैर, इसके अंदर डेवलपमेंट्स क्या है आप देख रहे हैं कि जो हमारा एक्ट है, लॉ है जो 2023 में जो आया है, तो उसके सेक्शन 7 क्लॉज 1 को चैलेंज किया है सारे के सारे पेटिशंस ने, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, मैंने आपको जो बातें समझाई वही बातें यहाँ लिखी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स को कैसे भाई अपॉइंट करेंगे? सिलेक्ट कमेटी अपॉइंट करेगी। उसमें कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा या फिर हाउस ऑफ पीपल, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा। जो लॉ आया है उसके सेक्शन 7 में यही लिखा है, और इसी सेक्शन 7 को लोग जो है अपोज कर रहे हैं और उसके खिलाफ पिटीशन फाइल कर रहे हैं। आप देखिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। इससे पहले जब हमने सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि सेलेक्ट कमेटी बैठाओ जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिट पार्टी होंगे और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। लेकिन ये सेलेक्ट कमेटी यूज हुई, लेकिन 2023 में आ गया सेलेक्ट कमेटी दूसरा। सेलेक्ट कमेटी में सीजेआई को रिप्लेस कर दिया यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर में। यही से सारा जो सारा मुद्दा है ये बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका न्यूज है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लेना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप देख रहे हैं एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। आर्टिकल मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, आर्टिकल 324 से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी मिलती है। इस्टेब्लिश किया गया था 25 जनवरी 1950 को, और 25 जनवरी 1950 को ही हम नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? लोकसभा हो गया आपका, राज्यसभा हो गया, यानी जनरल इलेक्शंस भी हैं भाई आपके, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस जो हैं ये कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी जो इलेक्शंस होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट इलेक्शंस होते हैं, वो इलेक्शंस भी होस्ट कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या नहीं होस्ट कराता है? लोकल गवर्नमेंट जैसे कि पंचायत हो गया या म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, इनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है। उनका इलेक्शन कौन कराता है? एसईसी, स्टेट इलेक्शन कमीशन उनका इलेक्शन कराता है, ठीक है। तो हाँ लिखा हुआ है, ऑफ कोर्स स्टेट इलेक्शन कमीशन उनका कराता है इलेक्शन। अब स्ट्रक्चर क्या है भाई? आप देखिए इनिशियली क्या था, जब ये बॉडी फॉर्म हुई ना, तो सबसे पहले केवल एक इलेक्शन कमिश्नर था, ठीक है। पूरी की पूरी बॉडी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक इलेक्शन कमिश्नर था। अमेंडमेंट होता है 1989 में, और इस बॉडी को मल्टी मेंबर बना दिया गया इस तरीके से कि आज के ऐसा बोला गया कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होगा, लेकिन बाकी और इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, और कितने होंगे दिस हैज टू बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कितने होंगे। तो प्रेजेंटली कितने हैं भाई? एक सीईसी है और 2 ईसीज है हमारे पास। और जब राज्य के स्तर पे, स्टेट लेवल पे जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आती है, तो वहां उसको हेल्प मिलता है सीईओ से, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जो कि एक आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। अब अपॉइंटमेंट क्या है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट सीईसी एंड ईसीज। इनका 6 साल का एक फिक्स टेन्योर होता है, 6 साल सर्व करेंगे या फिर 65 साल की एज तक सर्व करेंगे। 6 साल सर्व करने से पहले अगर 65 के हो गए तो रिटायर हो जाओ, और 65 साल के पहले ही आप 62 के ही हो लेकिन आपके 6 साल पूरे हो गए अगर, तो आपको रिटायर होना पड़ेगा। एनीथिंग जो भी पहले हो जाए, ठीक है। अब इनकी सैलरी और इनके पर्क्स क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिस तरीके की सैलरी, जिस तरीके के अलाउंस, जिस तरीके का स्टेटस एंजॉय करते हैं, सेम वही स्टेटस ईसीआई और
इलेक्शन कमिश्नर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स एंजॉय करते हैं। ठीक है, रिमूव करने का क्या तरीका है? एक तो ये है कि आप जब मन तब आप रेजिग्नेशन साइन कर सकते हैं, कभी भी रिजाइन कर सकते हैं आप, या फिर आपको आपके टर्म के एक्सपायरी के पहले रिमूव भी किया जा सकता है। तो आप देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपने ऑफिस से कब रिमूव किए जा सकते हैं? एक प्रोसेस ऑफ रिमूवल चलेगा, ठीक वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का एक प्रोसेस चलता है पार्लियामेंट के अंदर। अगर ऐसा प्रोसेस चलेगा तो ही ये बेसिकली सीईसी रिमूव किए जा सकते हैं। पावर्स और फंक्शंस की अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इंपॉर्टेंट है, आप देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेजर पावर्स क्या है भाई? सबसे पहले ये प्रेसिडेंट जो डिस्प्यूट्स रेफर करेंगे कि भाई अच्छा यहां डिस्प्यूट है, इन पॉलिटिकल पार्टीज में डिस्प्यूट है, ईसीआई को भेजो। प्रेसिडेंट ने रेफर कर दिया, वो सारे डिस्प्यूट्स आपको रिजॉल्व करने ही करने हैं। नॉमिनेशन पेपर जो है उसको एग्जामिन करना है, उसकी स्क्रूटिनी करनी है, परीक्षण करना है उसका। ठीक है, इलेक्शन में कितना खर्चा होगा और क्या कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये बेसिकली फिक्स करना भी इनका काम है। इलेक्शन के रिजल्ट्स को घोषित करना भी इन्हीं का फंक्शन है, इन्हीं का काम है। अप टू डेट लिस्ट जो है सारे के सारे वैलिड वोटर्स का, मतलब सारे वोटर लिस्ट एक होती है, वोटर लिस्ट मेंटेन करने का काम भी इनका है। इलेक्शंस हो रहे हैं तो कब कहां होने हैं, स्केड्यूल क्या है, डेट क्या है, सारी चीजें नोटिफाई करने की जिम्मेदारी इनकी है। और साथ ही साथ सारे वैलिड वोटर्स और कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या है, क्या सारी की सारी जो चीजें हैं, डिटेल्स हैं, डेटा है, वो तैयार करके लोगों तक पहुंचाने का काम ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। यहां बहुत ही बड़ा टॉपिक चल रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और जाने से पहले, क्योंकि आपने डिटेल में पढ़ लिया है, तो मैं चाहूंगी कि आप इस PYQ का जवाब जरूर दे करके कमेंट बॉक्स में जाएं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 5 मेंबर की बॉडी है। तो क्या 5 मेंबर की बॉडी है? ये तो बिल्कुल गलत लिखा है। हमने अभी पढ़ा आज के डेट में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। तो ये तो 3 मेंबर की बॉडी हो गई। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिसाइड करता है क्या कि जनरल इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस लगाने हैं? नहीं। हु डिसाइड्स? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI डिसाइड करता है। तो ये अपने आप में जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जब डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको, कोई भी डिस्प्यूट, स्प्लिट हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, कैसा भी डिस्प्यूट, तो वो रिजॉल्व करने का काम कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। D3 ओनली विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। डिटेल्ड PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कैपिटल IAS, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।